Hi friends, I am Ashutosh Ranjan. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन एंड स्टेट टॉपिक पे बातचीत करेंगे, संघ और राज्य पे बातचीत करेंगे, जिसका संबंध पार्ट वन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से है। मतलब कि पार्ट वन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब जो हमारे संविधान का जो भाग एक है उसका संबंध संघ और राज्य से है। एंड बेसिकली पार्ट वन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन comprises of article from 1 to 4, मतलब हमारे संविधान का जो भाग एक है उस भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आर्टिकल 1 to 4 तक डिस्कस करेंगे, जिसका संबंध यूनियन एंड स्टेट्स टॉपिक संघ और राज्य से है और बेसिकली जो हमारे संविधान का पार्ट 1 है। तो यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पे बातचीत करें तो आर्टिकल 1 पे दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत या राज्यों का संघ है। एंड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ द टेरिटोरी ऑफ स्टेट्स, द टेरिटोरी ऑफ यूनियन टेरिटोरी एंड अदर एक्वायर्ड टेरिटोरी। मतलब ये कहा गया है अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में कि इंडिया अर्थात भारत या राज्यों का संघ है और इसके कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र और तीसरा अन्य ऐसे क्षेत्र जिनको अर्जित किया जाता है। तो ये तो हम लोग देखा। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल समझने योग्य बातें हैं और खास तौर पे ये हिंदी में ये समस्या उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जब हिंदी में हम लोग संघ शब्द का प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए कई वर्ड हो जाते हैं, जैसे फेडरेशन हो सकता है, कॉन्फेडरेशन हो सकता है या यूनियन ऑफ स्टेट्स हो सकता है। लेकिन इन तीनों जो अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी में तीनों का अर्थ संघ होता है, लेकिन इंग्लिश में वास्तव में इनमें अंतर होता है। और बेसिकली फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन सब तो सिनोनिम्स है, बस अब तो यूनियन ऑफ स्टेट्स से इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और हम आपको बता दें कि ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन इंग्लिश। जो हमारा संविधान है मूल रूप से ये इंग्लिश में है। अतः जहां कहीं भी शब्दों में किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहां पे हमें इंग्लिश वर्जन को रेकमेंड करना पड़ता है। तो बेसिकली इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो यदि हम डिवीजन ऑफ पावर के आधार पे, जो आगे हम लोग का टॉपिक भी होगा, यूनियन एंड स्टेट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वर्गीकरण। तो यदि डिवीजन ऑफ पावर के आधार पे बात किया जाए तो दुनिया के संविधानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला फेडरल, जिसको कॉन्फेडरेशन भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में संघ कहा जाता है। इसका मतलब है कि इफ देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सच सिस्टम इज नोन एज फेडरल सिस्टम या कॉन्फेडरेशन सिस्टम। इसका मतलब किसी भी देश में जहां संघ या राज्य मतलब केंद्र और राज्य के बीच बाकायदे शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार होता है तो उस प्रकार की व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन की बात करते हैं। जैसे आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि जो केंद्र और राज्य टॉपिक है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संविधान के माध्यम से बाकायदा शक्तियों का विभाजन किया गया है। और वास्तव में राज्य जिन शक्तियों का इस्तेमाल हमारे देश में करते हैं वो शक्तियां केंद्र को नहीं दिया है, बल्कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने शक्तियां केंद्र सरकार को दिया है, केंद्र को दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये शक्तियां राज्य को भी दिया है। तो स्पष्ट है कि हमारे देश में केंद्र और राज्य के बीच संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। और फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन, जिसको हिंदी में संघ कहा जाता है, उसका भी बेसिक मतलब यही होता है। और दूसरा एक व्यवस्था होता है जिसको यूनिटरी एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब है कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब जहां केंद्र और राज्य के बीच संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, उस प्रकार की व्यवस्था को
हम यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक व्यवस्था की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो यदि फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन या संघात्मक व्यवस्था की बात किया जाए तो इसका आइडियल एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाता है। मतलब इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिस इज आइडियल एग्जांपल ऑफ फेडरल सिस्टम और कॉन्फेडरेशन। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये संघात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण हो जाता है। उसी प्रकार जो यूनाइटेड किंगडम है इट इज आइडियल एग्जांपल ऑफ यूनिटरी सिस्टम। तो जो यूनाइटेड किंगडम है ये एकात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण हो जाता है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है वो इसी यूएसए और ब्रिटेन की व्यवस्था के बीच ही कहीं ना कहीं मौजूद होती है। और किसी भी देश की व्यवस्था को एकात्मक कहा जाए या संघात्मक कहा जाए तो बेसिकली उनकी तुलना यूएसए और ब्रिटेन के संविधान से की जाती है शक्ति विभाजन के आधार पर। और डिवीजन ऑफ पावर की व्यवस्था अधिक यूएसए से मिलती जुलती है तो उसको फेडरल सिस्टम या कॉन्फेडरेशन या हिंदी में संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और जब उसकी विशेषता यूके से मिलती है तब उसको एकात्मक व्यवस्था की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो आगे के टॉपिक में देखेंगे कि यदि हम भारत की बात करें तो हमारे देश में के संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ संघात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे के टॉपिक में। जैसे कि हमारे देश की बात किया जाए तो हमारे देश में सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि केवल और केवल द सिटीजन ऑफ इंडिया, अलग अलग राज्यों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं है जैसा कि इसी तरह का उपबंध यूनाइटेड किंगडम में है। लेकिन यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वहां पे अमेरिका का भी कॉन्सेप्ट है और अलग अलग राज्यों का भी अपना अपना नागरिकता है। तो उसका मतलब जो हमारा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है, इसलिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एकात्मक लक्षण या यूनिटरी लक्षण हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन हमारे संविधान की एक ही ऐसी विशेषता है, हालांकि और भी है आगे देखेंगे भी, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है कि जो हमारे संविधान में संघात्मक लक्षणों को अधिक श्रेष्ठ बना देती है, महत्वपूर्ण बना देती है। और वो ये है कि हमारे संविधान के माध्यम से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो हमारे संविधान में जो डिवीजन ऑफ पावर है बेसिकली अकेला ही सक्षम है कि हमारे संविधान की व्यवस्था को फेडरल या संघात्मक बना देता है। और यही कारण है कि तमाम कमेंटेटरों ने, मतलब हमारे संविधान के जो टिप्पणीकार हैं जैसे कि केसी वियर ने हमारे संविधान को अर्धसंघीय, अर्धसंघात्मक या इंग्लिश में क्वासी फेडरल कहा है। और समय समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जो व्यवस्था को परिभाषित किया है लगभग इसी रूप में लगभग किया है कि हमारी जो व्यवस्था है वो क्वासी फेडरल का है। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण भी है बशर्ते कि मूल रूप से हमारे संविधान में संघात्मक लक्षणों की प्रधानता है। अब आते हैं फिर तो आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब इस फर्स्ट आर्टिकल को बना रहे थे तो फर्स्ट आर्टिकल में फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन जैसे तकनीकी शब्दों के उपयोग के स्थान पे इन लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसके करने का आशय यह था कि भले ही हम लोगों ने संघात्मक अपनाया लेकिन संघात्मक उस रूप में नहीं आ पाया जिस रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन जैसे तकनीकी शब्दों का स्थान पे हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था। और जैसा कि बताते हैं कि इसके पीछे भी कारण है, आगे देखेंगे भी कि शक्तियों का विभाजन तो किया गया है लेकिन उस विभाजन की व्यवस्था में जो संघ या केंद्र है उसको अधिक भारण दिया गया है। इसका कारण अमेरिका और हमारे देश के उद्भव की पृष्ठभूमि में अंतर, जैसा कि हमने भी बताया, पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली अमेरिका के संदर्भ में राज्य पहले हैं और उन राज्यों ने एक एग्रीमेंट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इसका मतलब है कि अमेरिका में राज्य पहले हैं, यूएसए बाद में है। लेकिन भारतीय संदर्भ में क्या है?
भारतीय जो भारत है हमारा, वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उभरे हुए राष्ट्रवाद की देन है। इसका परिणाम था कि ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों को मिलकर हमारा भारत बना और बाद में सुविधा के दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों को बनाया गया, जिसका परिणाम है कि इसी उद्भव की पृष्ठभूमि होने की वजह से शक्तियों की विभाजन की व्यवस्था थोड़ी सी यूएसए से भिन्न है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन जैसे तकनीकी शब्दों का स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। तो ये हम लोग देखा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल था। जो दूसरा आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल है, इसमें यह कहा गया है कि आवर पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लॉ, मतलब हमारी संसद विधि द्वारा भारत में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इट मीन्स आवर पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लॉ में एडमिट न्यू स्टेट्स आर एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, मतलब कि आगे भी हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, तो संसद को दिया गया, तो संसद को अधिकार है कि संसद बाकायदे संसदीय विधान बना के भारत में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो आगे हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों को पुनर्गठन में भी देखेंगे कि सिक्किम जो हमारे देश का भाग नहीं था, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया पार्लियामेंट में, और 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, और अंततः 1975 में जब 36वां संविधान 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो उसके माध्यम से जो पूर्व में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, उसको प्रमोट करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो दूसरे आर्टिकल में ये हम लोग देखा कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसे इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, और हमारी संसद विधि पूर्वक बाकायदे संसदीय विधान बना के नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकती है। जो थर्ड आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 3, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा, मतलब हमारी संसद बाकायदे संसदीय विधान के माध्यम से राज्यों के नेम में, सीमा में, बाउंड्री में जब चाहे तब परिवर्तन कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट को अधिकार है कि बाकायदे विधान बना के राज्यों के नेम में, नाम में, सीमा में, क्षेत्र में जब चाहे तब परिवर्तन कर सकती है। मतलब राज्यों के स्थायित्व की हमारे देश में कोई भी गारंटी नहीं है। जैसा कि यदि हम अमेरिका के संदर्भ में बात करते हैं तो अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इट मीन्स कि यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए स्टेट्स एंड यूनियन बोथ आर इमॉर्टल। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में राज्य और संघ दोनों इमॉर्टल हैं, बट इंडियन कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं तो हमारा इंडिया तो इमॉर्टल है, अमर है, बशर्ते कि राज्य के अमरता की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भारतीय परिवेश में यह कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब संघ तो अविनाशी है, किसी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है, बशर्ते कि जब चाहे तब राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसका भी कारण हमारे देश के उद्भव की पृष्ठभूमि, क्योंकि अमेरिका बेसिकली एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है, लेकिन हमारा देश किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। हमारा भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लोगों के बीच जेहन में जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, उसका परिणाम था। राज्य तो बाद में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया। यही कारण है कि राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में जब चाहे तब परिवर्तन किया जा सकता है। और रिसेंटली 2019 अगस्त में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, और इसी आर्टिकल 3 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को राज्य के स्थान पे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। एक यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश, और दूसरा यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख, मतलब दूसरा लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश। तो ये देखा हम लोगों ने, आर्टिकल 3 है।
जो आर्टिकल 4 है, जो पार्ट 1 मतलब यूनियन एंड स्टेट टॉपिक का जो अंतिम जो आर्टिकल 4 है, बेसिकली ये क्लेरिफाई ये करता है कि जो आर्टिकल 2 एंड 3 जो अनुच्छेद 2 और 3 है, जिसमें देखा भी कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार है कि बाकायदा विधान बना के नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकती है, और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लॉ राज्यों के नाम बाउंड्री में जब चाहे तब परिवर्तन कर सकती है। तो जो आर्टिकल 4 है, बेसिकली इसमें यही क्लैरिफाई किया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल मेजोरिटी से अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन हो जाता है। और आगे जब हम लोग आर्टिकल 360 पढ़ेंगे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है, और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है, जिसमें सबसे सरलतम जो टाइप है, सबसे सिंपल टाइप है, वो सिंपल मेजोरिटी से है। और जब कोई आर्टिकल जब सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं माना जाता है। तो इस आर्टिकल 4 में यही कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए जो बिल लाया जाएगा, वास्तव में ये सिंपल मेजोरिटी से संशोधित हो जाएगा, इसलिए इसको अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं कहा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मींस यूनियन एंड स्टेट पे डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस तरह से पुनर्गठन हुआ, और किस प्रकार आज जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ये स्वतंत्रता के बाद आज किस रूप में अस्तित्व में आया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तब तक हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे।